लिसन केयरफुली एवरीवन, ध्यान से सुनो। ओके, देखो बच्चे, आपके पास जो न्यूमेरिकल्स है वो इस पे बेस्ड है। आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है f की वैल्यू गिवन हो, आपको m की वैल्यू गिवन हो। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की, ठीक है। और फिर हर एक में लगभग ये फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर आपको निकालना हो इनिशियल मूवमेंट तो फॉर्मूला क्या होगा? mu। अगर फाइनल मोमेंटम निकालना होगा फॉर्मूला क्या होगा? mv। चेंज इन मोमेंटम होगा तो mv माइनस mu अपॉन t। चलो, पहले 5 न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बताइए। पहले 5 न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बताइए। प्रतिष्ठा जी किए हुए? आप किए। प्रतिष्ठा, मन्नत, अंश, तीनों एसपी किए बेटा? कितने किए? ओके, 6 to 10 में 9 8। चलो, 8 और 9 सेम। चलो, अब फोर्स एक्ट्स ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 50 kg। मास है बच्चे इसका 50 kg और टाइम कितने टाइम तक लग रही है बच्चे? 8 सेकंड्स। 8 क्वेश्चन है। इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। वो एक डिस्टेंस मूव करता है बच्चे कितने मीटर्स? 30 मीटर्स और टाइम कितना है उसका? 3 सेकंड्स। मैंने तुम्हें बताया था जितने टाइम होते हैं उतने ही क्या बन जाते हैं? केसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड। फोर्स एक ट्रॉली पे लग रही है कितनी सेकंड्स तक? 8 सेकंड्स तक। फिर उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में? 3 सेकंड्स में, ठीक है जी। मतलब एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, जब फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। क्लियर है ये टॉपिक? अगर फोर्स लगना क्या हो जाए? बंद, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। नहीं समझ। मैंने किसी बॉडी को धक्का लगाया 8 सेकंड तक और फिर धक्का लगाना क्या कर दिया? बंद। अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड सिर्फ कौन बढ़ा सकता है? फोर्स। फोर्स सिर्फ कितनी देर तक लगी है? 8 सेकंड तक। तो अगली 3 सेकंड में किसी तरह की कोई फोर्स नहीं होगी, किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इसमें जो u होगा वही क्या हो जाएगा? इसको भूल जाओ, इसमें जो u होगा वही क्या हो जाएगा? v। क्यों? क्योंकि आपने अगले 3 सेकंड तक किसी तरह की कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है। सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड। दोबारा सुन लो, एक बॉडी है 50 kg की, 8 सेकंड तक उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। 8 सेकंड के बाद फोर्स लगानी क्या कर दी? बंद। अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज इट इज ओनली फोर्स विच कैन चेंज द मोशन ऑफ अ रक्षित जी बॉडी। क्लियर है बेटा? ओके, तो वेलोसिटी अटेन्ड कितनी आ गई अपने पास? 10 मीटर पर सेकंड। अगला क्या पूछा उसने? एक्सेलरेशन। क्या पूछा बच्चे? एक्सेलरेशन। रेस्ट पे थी क्या बॉडी? कुछ गिवन है रेस्ट का? हाँ जी, कुछ गिवन है रेस्ट का? गिवन है या नहीं बोलो? रेस्ट के बारे में कुछ गिवन है? दिया होना चाहिए बच्चे इसमें, है ना? तो लिख लो इसमें, फोर्स एक्ट्स ऑन अ ट्रॉली एट रेस्ट। लिख लो, ट्रॉली एट रेस्ट। राधिका v कितना होगा बच्चा? पैर भी v कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड क्यों लिखी?
ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ट्रॉली है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, 8 सेकंड के बाद, हाँ जी बच्चे, 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। ये बात क्लियर है? इसके बाद मैंने फोर्स लगानी क्या कर दी, बंद, और ये ट्रॉली आगे बढ़े जा रही है। कितनी वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया यहाँ से यहाँ तक इसने, बोलो 30। टाइम कितना लिया इसने, 3। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जब 8 सेकंड खत्म हुए थे तो इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद वो उसी स्पीड से क्या करती गई, चलती गई। समझ आ गई? ये कैसा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे है, 8 सेकंड तक वेलोसिटी क्या करती गई, बढ़ती गई, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा बोलो 8, और यहाँ क्या आएगा बोलो 11। क्या आएगा 11। बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फोर्स लग रही थी, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही। नहीं समझ आया तो दोबारा, हमने क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व किया, रिवर्स सॉल्व किया, ठीक है। हमें इधर से उधर जाना था, हमने उधर का डिस्टेंस और उधर का टाइम से क्या निकाली, वेलोसिटी। जो उधर वेलोसिटी थी वो इधर कौन सी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चे अब बड़ा इजी है, ए की वैल्यू बोलो क्या होगी, v माइनस यू अपॉन टी 5/4 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू 1.25, आंसर आ गया 60 न्यूटन। ठीक है बच्चे, 60 आएगा क्या, 62 50, हाँ सॉरी 62 न्यूटन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आता ना तेरे को, तुम्हें मान लिया, तो क्वेश्चन ही गलत बता दिया ना समझ में। ठीक है, आज का टाइम बच्चे दिमाग हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। ठीक है, किसी को पागल भी बनाओ तो किस हिसाब से बनाओ कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारे पेरेंट्स आते हैं कितना बोलते तुम्हारे पेरेंट्स, है ना, आप टेंशन मत लो, बच्चे को हम पे छोड़ दो, आगे बनाना पड़ता है ना, बाद में यहाँ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आती चीज़ें होती है, आती ऐसी छोड़। हाँ जी बोलो, 9th क्वेश्चन, डाउट है? 9th क्वेश्चन में 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 5, वेलोसिटी आ गई, u क्या लेना है आपने 0, v बाद में जो आई है वो आ गई, a आ जाएगा और वो सब हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, 10th ओके 10th क्वेश्चन डाउट है बच्चे। आपके पास एक मास है, कितना है बेटा मास, 200 ग्राम्स। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है उसकी, ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे, तो व्यास हर बात की ना बच्चे। हाँ जी सर मैं बोल रही थी, नहीं बोले आप, गुड गुड, हाँ जी बोलो, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है ग्राफ की, 0। ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और फाइनली कितने पे वैल्यू गिवन 20। हमें लगता है 20 से ऊपर गया ग्राफ, लेकिन हमें तो वैल्यू जो गिवन है हम उसको फाइनल मानेंगे 20। टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड्स। वेरी गुड। क्या निकालना है तुमने, एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगी एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या रह गया बच्चे, F इक्वल्स टू ma। मास को किस में चेंज करना पड़ेगा, kg में इनटू 4, 0 0 0 0 कैंसर 0.4। अपने फोर्स के यूनिट्स नहीं दिए ना यार, डायन। चलो अब करेंगे। 10th के बाद कौन सा डाउट है बच्चे, 11th ये कर लिया कॉपी। 11th क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास, क्या मास है बच्चे, 500 ग्राम्स। तो केजी में कर ले इसको, चलो मैं तो इस ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 0 0 ज़्यादा करे कैंसिल कर दो, 5/10 कर लेते हैं। उसके बाद है इनिशियली एट रेस्ट। एक्चुअली क्या होगा बेटा, इनिशियली एट रेस्ट u इक्वल्स टू 0।
acted upon by a force which causes it to move a distance 8 meter in how many seconds? 2 seconds. डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर और टाइम कितना है? 2 सेकंड्स। तो यहां से क्या आ जाएगी? वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाहे कोई फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, उससे क्या निकालना है? a निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड है, तो दोनों तरीके से आ सकता है, जैसे मर्जी कर ले आप उसको। अब क्या होगा बोलो, क्या निकालूं मैं? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है? v माइनस u अपॉन t। तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 2 कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलत आ गई ना? और तरीका देखें, एक गलती कर दिया मैंने s अपॉन टी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? s अपॉन टी का फॉर्मूला क्यों लगाया? s अपॉन टी कहां लगता है? जहां u और v दोनों क्या हो? इक्वल। u या v दोनों क्या हो? इक्वल है। यहाँ u 0 है, v तो कुछ आएगा, तो गड़बड़ कर दी मैंने, है ना? गलत कर दिया। a कैसे निकाले? s है, u है, t है। a का s इक्वल्स टू u प्लस हाफ at। ठीक है, तो जो गलती मैं कर रहा हूं तुम लोग वो गलती नहीं करोगे। हाफ इंटू a पता नहीं t स्क्वायर कितना होगा बोलो? 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इधर आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बोलो यहाँ पे क्या लिखे बच्चे? 4 इक्वल्स टू 5 बाई 10 इंटू 4, 5 1 जा 2 जा कैंसिल हो गया 2। इसमें आंसर 1 न्यूटन आ रहा था अपना, है ना? ठीक है बच्चे, s अपॉन t का फॉर्मूला कहाँ लगता है? जहां वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्या हो जाए? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। a की वैल्यू क्या हो जाती है वहां पे? 0 हो जाती। ठीक है, अच्छा 12th में नेगेटिव आ रही है फोर्स, सही है बिल्कुल। नेगेटिव को पॉजिटिव लिख के और लिख दो रेजिस्टिव फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो, लेकिन फोर्स को क्या बोलो? रेजिस्टिव फोर्स। और सही भी है, ब्रेक लगाने के लिए फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। हो गया था 12th। नेगेटिव आ रहा है तो सही है, किसी का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गलत है। जैसे जी का आंसर 13th क्वेश्चन। 13th हो गया चला, अपने आप किए ना बच्चे। 14th क्वेश्चन। 14th हाँ, क्योंकि एक बेसबॉल को रोकनी है, रोकोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ऑपोजिट। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब कम नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट है। v नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो ऑपोजिट, फोर्स नेगेटिव है तो भी ऑपोजिट फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। हाँ जी, 14 के बाद 15th okay. A force acts for 0.1 second on a body. Time is 0.1 seconds. Mass is 2 kg. Initially at rest, force is withdrawn. The body moves with the velocity of 2 meter per second. Acceleration क्या होगी बच्चे? बोलो। 2 minus 0 upon 0.1 कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर आएगा। तो फोर्स हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन 40 मीटर। एक्स में क्या प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन एरर हो गया। 16th क्वेश्चन। 16th भी हो गया है। सी और डी करा। बढ़े आगे। आप लोग पीटीओ लिखते हो पेज पे, अगर पीटीओ नहीं लिखोगे तो कोई टर्न नहीं करेगा पेज।
पीटीओ क्यों लिखते हैं? पीटीओ का मतलब क्या होता है? पेज टर्नओवर, लीस्ट टर्नओवर। इनिशियल वेलोसिटी u equals to 100 meter per second. Strikes a wooden target, comes to rest. v equals to 0. s equals to 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करें इसको? 2 मीटर। इतना क्वेश्चन क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम मास इनटू u, फाइनल मोमेंटम मास इनटू v। ठीक है, दो पार्ट तो हो गए। अगला पार्ट कहता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के लिए क्या चाहिए? टाइम। नहीं तो u है, v है, s है, फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बच्चे सोचते हैं रिटार्डेशन निकालनी है तो माइनस ए निकालना, नहीं। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ मोशन में वो साथ चलेगा, पिछले जो आप इक्वेशंस करते आ रहे हो। बोलो v स्क्वायर क्या होगा? 0। u स्क्वायर क्या होगा? ये होगा ना प्लस 2 इंटू a इंटू 2/100। ये सारा इधर आ जाएगा, माइनस साइन 100 इंटू 100, ये भी 100 ऊपर आ जाएगा। यस और नो समझ रहे हो ना? लेकिन नीचे कौन आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई, काट दो इसको 25। तो 1 2 3 4, या तो इसके साथ 4 जीरो लगा दो, नहीं तो 1 2 3 4 5, 2.5 कर लो इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी बच्चे ने अगर ये लिख दिया तो भी सही है यार, कोई चक्कर नहीं। ये मेरी क्या हो गई? रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव। अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हो? कहाँ मिलती है ये फॉर्मूला? नहीं लगाया, क्यों? याद रखो, ठीक है ना ये चीज। अगला तो हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आ जाए फोर्स की तो घबराना नहीं है, बल्कि क्या लिखना है? इट इज विच फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स। काम किया है? कितने किए थे? देवम किया है काम? ठीक, बस आगे बढ़े। चलो बेटा लिखो यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। पहला लिखो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो तुम पे है, अगर ढंग से जल्दी कर लोगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, शायद 31 को भी ना लगे। टाइम लगाओगे तो लेट छुट्टी होगी, शायद 1 को भी ना हो। चलो सुनो, क्या कह रहे हैं? मतलब तो ना करो एक, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, देखो फोर्स का फॉर्मूला बताना क्या था? m इंटू ए। m का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा यूनिट हो गया? एसआई। कौन सा हो गया? एसआई। आशी बनवा सीजीएस यूनिट बताओ इसका। केजी का क्या लिखो? ग्राम। मीटर का? सेकंड का? सेकंड। मोमेंटम और फोर्स में इतना ही डिफरेंस है, उसमें या सेकंड अकेला होता है, इसमें सेकंड क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। फिर भी ये फंडामेंटल यूनिट है या डेराइव्ड यूनिट है? क्यों? क्या ये फंडामेंटल यूनिट है या डेराइव्ड यूनिट है? क्यों? मतलब उसमें मास भी है, उसमें लेंथ भी है, उसमें सेकंड भी है। इट इज डिपेंडिंग ऑन विच यूनिट? फंडामेंटल यूनिट। इट डिपेंडिंग ऑन विच यूनिट? फंडामेंटल यूनिट। चल रही है ना? अब ये सारी चीजें यार लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? बार बार इतना बड़ा यूनिट लिखो, कुछ मिस हो जाए। तो किसने बनाए थे ये यूनिट? किसने बनाए थे? इसका ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चे? ऐसा यूनिट न्यूटन। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन। सिंबल कैपिटल एन होगा, लिखा स्मॉल एन से जाएगा, कैपिटल एन लिख दिया न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? ये नाम हो जाएगा, उसकी कास्ट हो जाएगी। ठीक है, आइजैक न्यूटन था ना नाम उसका,
तो वो न्यूटन कैपिटल एन लिख दिया तो फिर उसका नाम हो जाएगा, वो यूनिट नहीं होगा। छोटा लिखा है इसका मतलब समझ जाओ ये क्या है, न्यूटन है। जूल हो जाए, न्यूटन हो जाए, इनको क्या लिखना है, छोटे में लिखना है। यूनिट का जो लिखते हो जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, हमेशा छोटे में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं। क्लियर है बच्चे? ओके, ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्या होगा? डाइन। ओ भाई इनके पीछे लग के तू भी बोले जा रहे, डाइन क्या होता है? डाइन हमें फिजिक्स पढ़ाती थी एक टीचर, और जो नाम आप बोल रहे हैं ना, सॉरी टू से बट प्रैक्टिकली शी वाज, जो तुम बोल रहे हो है ना, ऐसे खून चूस ले बच्चों का, इतना बुरी तरह से, और इतना भी खास पढ़ाना भी नहीं था। तो हमने ना इस डाइन यूनिट को बहुत यूज़ किया है ना। कोई भी बात होती है ना, हम कहते हैं मैम डाइन, वो बेचारी कोई भी यूनिट पूछती ना, कोई भी आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, हम कह देते हैं मैम डाइन, ये थप्पड़ खा लो कोई चक्कर नहीं है, पर अगली को जो मुंह पे कहना होगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, सीजीएस यूनिट डाइन, एसआई यूनिट न्यूटन। बोलो दोबारा, सीजीएस यूनिट डाइन, एसआई यूनिट न्यूटन। कॉपी कर लिया बच्चे? ओके। 1 न्यूटन मींस 1 kg into 1 meter per second square। ठीक है, 1 न्यूटन को डिफाइन करो। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज द, पहले तो ये जिसका यूनिट है वो लिखो। 1 यूनिट इज द फोर्स, 1 यूनिट इज द फोर्स। 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसने 1 kg में इतनी एक्सेलरेशन क्या कर दी, प्रोड्यूस कर, यही बना। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स which बोलो produces क्या बच्चे, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ, बोलो, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। समझ आ गई? जिसका यूनिट है पहले बोले, ठीक है। जैसे व्हाट वाज 1 kg, 1 kg इज अ मास, 1 second is a time, so 1 Newton is a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। या फिर 1 Newton is a force applied on a mass of 1 kg to produce acceleration of 1 meter per second square। जैसे मर्जी लिखो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अगर मैं 1 न्यूटन की जगह 1 डाइन लिख दूं तो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास क्या हो जाएगा, 1। तो थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिख लो ताकि दोनों की डेफिनेशन, बच्चे समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो, प्लीज पूछो, क्योंकि यार तुम बाद में नंबर कम आए या ज्यादा आए और आप बोलो कि समझ नहीं आया तो फिर वो गलत बात है ना। जो चीज नहीं समझ आ रही एक बार नहीं 50 बार पूछो, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ भाई आपको समझ नहीं आ रही ना, मैं 110% लगा दूंगा, तुम्हें पक्का गारंटी देता हूँ, तुम्हें समझा के यहाँ से भेजूंगा, बट तुम्हें बताना पड़ेगा यार। ऐसे अब मैं पूछूं क्वेश्चन, तुम आंसर से ही बता दो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें आ गया सब, लेकिन तुम्हें वो टॉपिक हो सकता है समझ ही ना आया, तुमने वैसे तुम कैसे बोल रहे, ठीक है। तो बताना जरूरी है। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो 1 न्यूटन को मैंने लिखा 1 kg into 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा 1 kg को ग्राम में क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, into 1 मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ग्राम है, सेंटीमीटर है और सेकेंड स्क्वायर है, तो हो गया 1 2 3 4 5। इसको ये लिख लो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इकट्ठे को क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, अरे मुझे ही बोल दो चलिए, क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे। ऐसे तो ये टाइम 4 साल हो गए हमारे घर में, किसी ने 2 साल दीदी को तंग किया, 2 साल मुझे तंग किया। हाँ जी, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ डेरिवेशन फ्रॉम which shows a relation of
SI and CGS unit. relation of SI and CGS Unit. SI and CGS Unit. ठीक है बच्चे, तो यहाँ आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा कल वाला एक टॉपिक बताओ, जितना टाइम कम होगा उतनी फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा। जितना टाइम ज़्यादा लोगे उतनी फोर्स डिवाइड हो जाएगी, फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। क्लियर है बच्चे ये चीज़? ओके, अब लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो ऐसी कोई टीचर नहीं थी बच्चे, ठीक है ना, ये सिर्फ वैसे ही बोलते हैं ताकि तुम्हें कुछ याद रहे, ठीक है। तो कई लोग हैं जिनके स्कूल में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पता कर लेंगे उस साल कौन पढ़ाता था, है ना, और बाद में उस टीचर को पता चला था यार पूरा लगेगा। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, अगर हम लोग आपको पीटते हैं, मारते हैं, है ना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम तुम्हें नहीं मारते, तुम भी हमें चोट पहुंचाते हो? फिजिक्स की मानो मैंने एक खींच के थप्पड़ मारा हार्दिक को, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने हार्दिक को नहीं मारा बल्कि हार्दिक ने मुझे मारा? जितनी फोर्स मैंने हार्दिक पे लगाई उतनी फोर्स ही मेरे पे लगी। मैं वो फोर्स सहन कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है, वो नहीं कर सकता तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, मेरी तो नहीं। यस और नो, यस और नो, होता है ना। अगर हम जाके दीवार में लगे, जब बचपन में आप लोग गिर जाते थे तो आपके मम्मी पापा फ्लोर को ही पीटने लग जाते थे, इसने मारा तो इसने मारा, इसने मारा, और आप खुश हो जाते थे। क्या वो सही थे? उसने आपको मारा है, सही थे, तो दीवार में तो जान ही नहीं है। Every action has equal and opposite reaction. देखो, every action, to every action there is to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब अगर मैंने हवा में ऐसे किया तो जितनी फोर्स मैंने हवा पे लगाई उतनी फोर्स हवा ने मुझ पे लगाई। समझ आ गई बच्चे? अगर मैं दीवार पे टक्कर मारता हूँ तो जितनी फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूँ उतनी फोर्स दीवार मेरे सर पे लगा रही है, इसलिए मेरे सर पे चोट पहुंची है। क्योंकि अगर अकेला मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो चोट क्यों पहुंचेगी बच्चे? पहुंचेगी नहीं। तो मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कौन सी वाली फोर्सेस हो गई? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट में कौन सी होगी कैटेगरी? चेक करो, लिखी थी तुमने। कॉन्टैक्ट में कौन सी हो गई? ये तो कोलिजन है, पर कोई भी हो सकती है इसमें ना। टेंशन फोर्स हो गई, है ना, वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, है ना, बॉडी इधर चल रही है तो इधर क्या लग रही है? फ्रिक्शन लग रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस सारी तुम्हारी लगभग क्या चल रही है? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। समझ आ गई बच्चे? अच्छा, मतलब हर जगह फोर्सेस दो हैं। मैंने दीवार पे टक्कर मारी, फोर्सेस कितनी है? दो। एक मैं जो दीवार पे लगा रहा हूं, एक जो दीवार मुझ पे लगा रही है, दीवार मुझ पे लगा रही है। जब मैं चल रहा हूं, है ना, तो एक फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं और दूसरी जो ग्राउंड है वो फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर। कहां लगा रहा है? ऊपर लगा। समझ आ गई? मैं पानी में तैर रहा हूं, है ना, तो मैं एक फोर्स कहां लगा रहा हूं? नीचे। एक फोर्स पानी कहां लगा रहा है? ऊपर। मैं पैरों को पीछे पुश कर रहा हूं, है ना, पानी को क्या पुश कर रहा हूं? पीछे। अगर मैं पानी को पीछे पुश करूंगा तो मैं कहां जा रहा हूं? आगे। एक फोर्स कहां लग रही है? पानी पे। दूसरी फोर्स कहां लग रही है? मुझे। तो लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे, बट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बट ऑन टू डिफरेंट bodies, but on two different bodies,
but on two different bodies. But on two different bodies. तो क्या एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे लग सकता है कभी? हमेशा कितनी बॉडीज पे लगेगा? दो बॉडीज होनी चाहिए। अकेली बॉडी पे कभी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं होते। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? ठीक है, टॉपिक खत्म। अब मान लो मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस लगा दिए, इसमें दूसरे का हुक अटका दिया, ठीक है, एक को खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक को खींच रहा हूं, इसमें रीडिंग आ रही है 10 kgf, इसमें कितनी रीडिंग आएगी? अगर इसको एक्शन बोल रहे हो तो इधर क्या लग रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलो, ये बॉल है, ये है 10 kgf की, टेंशन कितनी लगेगी इस पे? 10 kgf। कोई बड़ी बात नहीं। Every action is equal and opposite. Yes, sir. Every action is equal and opposite. Yes, sir. चलो, राम को कौन करेगा? बॉयज में पैशन परेड की तरह कौन चल सकता है? राम। रक्षित पता है घर पे प्रैक्टिस करता रहता है, नहीं? अब तो तुझे नहीं पता। सुनो, जब हम चलते हैं तो आपको कहाँ जाना है? आगे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? आगे, है ना? आगे जाना है ना? तो क्या मैं पैर ऐसे करके आगे जा सकता हूँ? नहीं ना। मैं आगे जाने के लिए ग्राउंड को किधर पुश कर रहा हूँ? किधर पुश कर रहा हूँ? पीछे। मैंने ग्राउंड को पीछे पुश किया, ग्राउंड ने मुझे कहाँ पुश किया? आगे। ठीक है। दूसरा, मैंने ग्राउंड को दो डायरेक्शन में पुश किया, एक तो नीचे और एक किधर पुश किया है? पीछे। तो लगभग मेरी फोर्स, एक अंदाजा सा लगा लो कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो लगभग इस डायरेक्शन में लग रही है। ऐसे ही लगती है जब चलते हो। इसका मतलब जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन, है ना? तो हम जब चलते हैं तो हम किधर फोर्स लगाते हैं? बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो हमारी मूवमेंट में एक्शन क्या हो गया? एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, ऑन विच डायरेक्शन? Downwards and backwards. Reaction is on whom? Reaction is on us in forward and upward direction. समझ आ गई? Is it clear? Okay. देवम नहीं, कौन? अरमान। आज तो यही हीरो है ना, कोई बात नहीं, पड़े रहने। बिना नीचे पुश किए छलांग मार दो। होगा कि नहीं? कौन कर सकता है? बिना ऐसे किए छलांग मार रहे हो। एक स्लो मोशन कैसे किया? घुटने ऐसे किया ना इसने, ऐसे घुटने घुटने नहीं मोड़ने, स्लो मोशन कर सकता है ये? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ग्रेविटी है भाई, है ना? ग्रेविटी के खिलाफ आप ऐसे कैसे उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते ना, कभी भी नहीं। रक्षित बहुत गंदा एग्जांपल आएगा आगे और तेरे पे आएगा ध्यान। 6 मिलियन लोग देखेंगे, तो तेरी गलती है। ठीक है बच्चे? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके। रिशांत भी गलत नहीं है। रिशांत कहता कि अगर मैं पक्षी हूं तो मैं बिना नीचे लगाए मैं ऊपर उड़ रहा हूं, लेकिन अब भी ये क्या कर रहा है? फोर्स क्या लगा रहा है? नीचे। पक्षी भी उड़ते हुए हवा को नीचे पुश करते हैं, हवा उनको आगे पुश करती है। एरोप्लेन भी हवा को पीछे और नीचे पुश करता है, इसीलिए एरोप्लेन भी क्या करता है? ऊपर रहता है। रॉकेट भी ग्राउंड को पुश करके ऊपर जाता है और फिर हवा को पीछे पुश करता रहता है, इसीलिए रॉकेट क्या जाता है? बाहर जाता है। हर चीज जो दुनिया में है, जो चल रही है, उस पे एक्शन और रिएक्शन तो है। अच्छा, एक नेल पे हैमर मार रहे हो ना? कई बार हैमर में भी ऐसे वाइब्रेशन सी आती है, ज्यादा जोर से मार दो तो खुद के ऐसे लगता है कि झटका लगा हाथ में। तो क्या है? आपने नेल पे मारा, दैट इज एक्शन। नेल ने वापस आप पे, एक्शन इज ऑन नेल, रिएक्शन इज ऑन हैमर, आ हैंड।
चलो, बोट पे बैठे, आगे चलानी है बोट को, कैसे चलाऊं? पानी को कहाँ पुश करें? पीछे। तो एक्शन किस पे है? पानी पे। द एक्शन इज एक्टिंग ऑन वाटर इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड्स। रिएक्शन किधर होगा? किधर होगा? ठीक है। बोट को मैंने बोट पे बैठा हूं मैं ऐसे, है ना, किनारे पे बोट है, मुझे बोट को किनारे से दूर भेजना है, तो हम कई बार क्या करते हैं, किनारे को पुश कर देते हैं। स्विमिंग पूल में देखा है ना कभी आपने, जो स्टार्ट करता है वो ऐसे, जैसे बिल्कुल खड़ा है बिल्कुल कॉर्नर पे दीवार पे, वो दीवार को पुश करेगा, जितना दीवार को पुश करेगा उतनी ही दीवार से वो क्या जाएगा आगे। रॉकेट चलाते हो? रॉकेट दिवाली टाइम सब चलाते हैं भाई, चलाते हैं रॉकेट, है ना। तो आतिशबाजी बस ये कॉन्वेंट वाले ऐसे ही रहते। हाँ जी, देखो आग लगाई, आग लगाते ही नीचे की डायरेक्शन में क्या निकलता है? बहुत ज्यादा तेज गैसेस, है ना। वो गैसेस जितनी ज्यादा निकलेंगी वो आतिशबाजी उतनी ऊपर जाएगी, टेढ़ी हो गई तो क्या होगा? उसने तो वैसे ही चलना है, उसने तो पीछे हवा को क्या करना है? पुश करना है, पीछे चली जाएगी, है ना। आपने उसको उल्टा कर दिया, उसने तो पुश कर रहे हैं, ऊपर पुश करेगी तो कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो हर जगह क्या लग रहा है बच्चे? एक्शन एंड रिएक्शन। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं, अगर तुम्हें आते हैं तो यस कह देना, नहीं तो मैं बता दूं। स्लैमिंग अगेंस्ट द वॉल, इसमें तो फिस्ट लिखा है ना। स्लैपिंग अगेंस्ट द वॉल, एक्शन कहां है? ऑन द वॉल। रिएक्शन इज ऑन द हैंड, और हाथ दर्द होता है। दूसरा, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक्शन का है? टेबल पे क्या एक्शन है? बुक लाइंग ऑन द टेबल पे क्या एक्शन है? वेट किसका? बुक का। रिएक्शन का है? आप पे, सॉरी बुक पे, है ना। टेबल क्या दे रहा है? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ओके। आप इस कुर्सी पे बैठे हो, आप कुर्सी पे क्या लगा रहे हो? एक्शन। कुर्सी आप पे क्या लगा रही है? रिएक्शन। दोनों इक्वल एंड क्या है? ऑपोजिट है, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट बच्चे, डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड से भी जंप मारते हैं ना, यस और नो। नीचे गए और पीछे पुश किया, तो जितना नीचे पुश किया उतना ऊपर जाओगे, जितना पीछे पुश करोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है, एक्शन घर में टप्पे मत ऐसे स्नान वाला करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ मैन ऑन ग्राउंड आप कर चुके हैं। मोशन ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम शोर, ये भी कर चुके हैं। हिटिंग अ बेसबॉल, हिटिंग अ बेसबॉल, हाँ जी, बैट से क्रिकेट बॉल लगा लो, जब उसको हिट करते हैं तो हाथ में भी बच्चे क्या होते हैं? ऐसे वाइब्रेशन होती है। लेदर बॉल से तो बहुत ज्यादा होती है, हाथ से छूट सकता है बैट, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आती है। बैट बॉल पे क्या लगा रहा है? एक्शन। बॉल बैट पे क्या लगा रही है? क्या लगा रही है? फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन, तुमने कभी देखा जितनी बड़ी बंदूक होती है उसको उतना ही ऐसे प्रॉपरली ऐसे कंधे पे और होल्ड किया जाता है। नॉर्मली अगर पिस्टल या बंदूक चलाएंगे ना बच्चे, रिएक्शन फोर्स इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी एक्शन है उतनी क्या लगनी है? रिएक्शन। अगर ढीले हाथों से पकड़ा ना तो बच्चे कंधा तोड़ देती है, इतनी ज्यादा रिएक्शन होता है। आपने हाथ में पकड़ा, आपने बुलेट, कई बार देखते हो ना मूवीज वगैरह में, कार्टून में मजाक होता है, वो ऐसे गोली चलाता है और खुद पीछे चला जाता है, वो सच में होता है बच्चे, वो सच में होता है। इसीलिए जब भी बंदूक पिस्तौल चलाई जाती तो कहा जाता है कि उसको क्या करो? टाइटली होल्ड करो, क्योंकि एक्शन के साथ साथ क्या आना है? रिएक्शन। ठीक है, तो द एक्शन इज ऑन द बुलेट बट द रिएक्शन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द गन। तो वो गन जाके कहाँ लग सकती है बच्चे? आपके शोल्डर पे। ठीक है, स्प्रिंग ने बुलेट पे क्या लगाया? एक्शन। बुलेट आगे गया, लेकिन बुलेट ने आगे जाते हुए क्या लगा दिया था पहले? रिएक्शन। तो वो रिकॉइल की वजह से वो स्प्रिंग जब पीछे जाता है तो एकदम से गन क्या लगती है? पीछे। रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट पहले किसको पुश करेगा? ग्राउंड को। गैसेस किसको पुश करेगी? ग्राउंड को। ग्राउंड इतनी ज्यादा फोर्स से रॉकेट को ऊपर भेजेगा, फिर रॉकेट हवा को नीचे पुश करता रहेगा और रॉकेट ऊपर जाता रहेगा। तुमने देखा होगा मछलियों को या फिर ऑक्टोपस को, है ना, जब ऑक्टोपस बहुत गहरी जगह चला जाता है, ऊपर आता है, तो कैसे अपने सारे टेंटिकल्स को ऐसे पुश करता है पानी में, देखा कभी? है ना। इवन अगर आप भी गहरे पानी में चले जाओ, है ना, एक्चुअली बाल्टी में नीचे नहीं, गहरे पानी में आप अगर नीचे चले जाओ तो क्या होगा? क्या होगा बच्चे?
क्या करना पड़ेगा, उसे नीचे पुश करना पड़ेगा। जितना नीचे पुश करोगे उतना ही आप क्या होगे, क्या होगे, ऊपर। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऋषिकेश जाओ ना कभी रिवर राफ्टिंग के लिए, की है? की है तो बहुत अच्छी बात है। जो अभी जाएंगे तो देखना बच्चे, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ना बीच में, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, एक जगह है जहाँ पे वो क्लिफ जंपिंग कराते हैं। वहाँ पे वो मैगी वैगी भी बनाते हैं, थोड़ा एक रेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ना गंगा जो है वो बड़ी शांत हो जाती है। वैसे तो वही है आपके वेव्स ही वेव्स है उसमें, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाती है, बड़ी शांत हो जाती है। और वहाँ पे गहराई है लगभग 250 से 300 फीट गंगा की, 200-250 फीट है। क्लिफ है, दूर से तो ऐसे लगता है कि क्या क्लिफ है यार, ये तो ऐसे छलांग, मतलब ये लगा लो कि छत से पानी में छलांग लगानी है, इसी से ही ग्राउंड पे छलांग लगानी है। तो पानी में तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती ना, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहनी होती है। लेकिन जब आप जाते हो और नीचे वो ऐसे पानी घूम रहा होता है ना, तब बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो मैं मतलब कि था उसमें, हमारा पूरा ग्रुप था, तो हमसे पहले एक लड़का गया, बड़ा तेज होता था वो, गया, उसने देखा ना भी यार मैं तो गिर जाऊंगा, उसने नीचे आके बोला यार मैं पहले नहीं जा रहा, मैं बाद में जाऊंगा, तुम लोग बाई चांस गिर गए तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मेरा एक ही क्वेश्चन रहा पूरे रास्ते में, भाई जो स्विमिंग नहीं आती वो मर तो नहीं जाते ना, तुम बचा लोगे ना। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। मैं ऐसे देखने ही गया था बच्चे, और पीछे से उसने धक्का दे दिया। ठीक है, एक तो स्विमिंग नहीं आती, ऊपर से वो पानी वैसे जा रहा है ना, और फिर वहाँ किसको फिजिक्स समझ आती है। ठीक है, तो आप उस पानी में गहरे जाओगे, जाते जाओगे उस पानी में गहरे, मतलब ऐसे लगेगा कि यार अब तो पता नहीं कब, लेकिन आप थ्रस्ट लगती है, पानी अपने आप आपको ऊपर पुश कर देगा। लेकिन जिस बंदे को स्विमिंग आती होगी वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी दूर जाएगा पानी में और फिर क्या करेगा, पानी को नीचे पुश करेगा। नीचे पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाओगे, ऊपर, है ना। जब डूब रहे होते हैं, है ना, कोई भी डूब रहा होता है तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, कोई डूब रहा होता है ऐसे करता है, यही करता है पागलों की तरह, वो क्या कर रहा है बच्चे, नीचे पुश कर रहा है। उसे पता है जब तक मैं नीचे पुश करता रहूंगा मैं कहाँ आता रहूंगा, ऊपर आता रहूंगा, है ना। कभी डूबते हुए को देखा है ऐसे करते हुए, नहीं करता, है ना। किसी को स्विमिंग आती है या नहीं आती, लेकिन तुम्हें प्रोसेस पता है ना, सबको पता भी ऐसे ही करना है, ऐसे पीछे जाना चाहिए हाथ, है ना, पानी कहाँ जाना चाहिए, पीछे। पैर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, पानी के ऊपर ऐसे, तो पैर नीचे लगेंगे तो बॉडी क्या रहेगी, ऊपर। पानी पीछे जाएगा तो बॉडी क्या जाएगी, आगे। इट्स वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे अपना सी पार्ट जो होता है, छोटा सा पार्ट खत्म। अब बच्चे थोड़ा सा देखो, पहले लॉ ने बताया फोर्स क्या होती है, दूसरे लॉ ने बताया फोर्स कितनी लगती है, तीसरे लॉ ने बताया फोर्स कहां कहां कैसे कैसे किस डायरेक्शन में लगती है। अब इक्वेशन है वो, मेरा तो बड़ा फेवरेट है ये क्वेश्चन, शिमल मैम भी बहुत बार पूछते हैं। डेराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, डेराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। कोई बच्चा मुझे ये बताए कि सेकेंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ पे कैसे पहुंच सकते। पहले तो बताओ किससे कौन सा लॉ पूछा तुमसे, इंग्लिश समझो पहले। फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, मतलब हम स्टार्ट किससे करना पड़ेगा हमें, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू m इंटू a, कहता है ये मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि वो एक स्पेशल केस ही था जिसमें मास चेंज हो रहा था, नहीं तो मास क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है तो बॉडी की हमेशा क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी। समझ आ गई बच्चे। अच्छा, अगर बॉडी पे मैं फोर्स कर दूं 0, अगर बॉडी पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स क्या कर दूं मैं 0, तो m इंटू ए क्या आ जाएगा, 0। m इंटू ए क्या आ जाएगा, 0। ये बच्चे क्वेश्चन तुम 50 बार पूछोगे मेरे से, तो ढंग से समझते रहो। समझ आ गई। F इक्वल्स टू m इंटू ए, जो बॉडी पे फोर्स लग रही है वो बॉडी पे फोर्स लगानी मैंने क्या कर दी है, 0 कर दी मैंने, 0। ओके, अब
m इंटू ए जीरो है, इसका मतलब या तो मास जीरो है, या फिर एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर दोनों जीरो। ठीक है, क्या मास जीरो हो सकता है? इसका मतलब पक्का क्या हो गया? मास कैन नॉट बी जीरो, इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। कोई बच्चा मुझे बताए एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है? बॉडी की कांस्टेंट स्पीड है, बॉडी जैसा है वैसे रहना चाहती है, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई है, चल रही है तो चल रही है। ये न्यूटन का कौन सा लॉ था? न्यूटन का पहला लॉ कहता है अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट व्हेन नो फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, कहता है ना ये। सर वो ना मिस्टेक ठीक है, सुनो ध्यान से। इफ इसको क्या लिख दो? मीन्स, क्या लिखोगे? मीन्स बॉडी रिमेन्स, हाँ जी, बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। सेम स्टेट ही लिख लो बस, है ना। इफ फोर्सेस, हाँ जी, फोर्सेस अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही है तो समझ जाओ बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और ये अपना कौन सा लॉ है बच्चे? फर्स्ट। क्वेश्चन आता है बच्चे, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करें क्या ना करें, सब लिखना है। इसकी प्रैक्टिकल समझ गए? F इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या आनी है? जीरो। अच्छा मान लो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है तो